ही का तमाम ये तंबो दीवार है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। आज एक बार फिर दिन की सबसे बड़ी खबर, अदानी समूह। मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही, एक के बाद एक खबरें इस समूह से जुड़ी आ रही हैं और हर खबर स्टॉक की पिटाई कर रही है। क्या आपको पता चला कि अदानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक, जो ग्रुप की फ्लैग बीरर कंपनी है, लीडर कंपनी है, फ्लैगशिप कंपनी है, उसका स्टॉक अब मात्र 1600 रुपए का रह गया, बल्कि 1542 रुपए का रह गया। वो स्टॉक जो 3200 रुपए पे एफपीओ लाया था, वो स्टॉक जिसका ऑल टाइम हाई करीब 4200 रुपए है। इतनी बुरी हालत क्यों हुई, क्या खबरें और आई अदानी समूह से जुड़ी, ये तो आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इनके अलावा कुछ और खबरें हैं और खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, कल पूरे दिन बजट था, बजट की चर्चा थी, सारे लोग बजट पर इतनी बातचीत कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी मनी सेंट्रल में कल हमने निर्णय लिया कि हम अदानी के साथ आगे बढ़ेंगे। क्या कोई भनक थी? जो घटनाक्रम शुभम कल दिखाई दिया था, उसके आधार पर हमें यह महसूस हुआ, क्योंकि कल शेयर बाजार में बात का जो घटनाक्रम था वो बाजार की मिजाज के हिसाब से, रवायत के हिसाब से और बजट के दिन के हिसाब से बिल्कुल विपरीत था। और इसलिए हमने कल बजट पर चर्चा तो की, लेकिन आपको इस बात का संकेत देने की कोशिश की थी कि अडानी समूह गहरे संकट में फंस चुका है। और उसके तत्काल बाद अब तक आप अगर अडानी समूह की खबरों पर निगाह रख रहे होंगे और रख ही रहे होंगे तो आपको पता होगा कि अडानी समूह ने अपना फुल्ली सब्सक्राइब्ड, हालांकि उसमें रिटेल का हिस्सा नहीं भरा था, फुल्ली सब्सक्राइब्ड फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग वापस ले लिया या उसे रद्द कर दिया। क्यों हुआ ये? क्या ये एक नए किस्म के संकट के तूफान की शुरुआत है? क्या यहाँ से कंटेजियन, क्या यहाँ से एक बड़ा दुष्चक्र शुरू होता है? हम इसे आज विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम में। लेकिन उससे पहले कुछ और भी ज़रूरी खबरें हैं जो आपकी जेब के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी बचत के लिए ज़रूरी हैं, और कुछ ऐसे हिस्से बजट के जिनके बारे में शायद आपको पता नहीं चला और जिन्हें हम कल समयाभाव के कारण, समय की कमी के कारण आपको नहीं बता पाए। तो हम शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। चलिए, तो सबसे पहले देखिए आप ऑन द शो कौन सी बड़ी खबरें आज शो का हिस्सा होंगी अदानी के इतर। शुरुआत करेंगे, क्या निजीकरण के मोर्चे पर हार गई सरकार? बजट से तो ऐसे ही संकेत हैं। बजट का फैसला पी नोट से जुड़ा, कितना बड़ा, क्या मतलब है इस फैसले का, इस पर करेंगे चर्चा। क्या अमेरिका में आखिरी बार बढ़ी ब्याज दरें? क्यों ठंडा पड़ा कच्चे तेल का उबाल? क्यों वापस हुआ अदानी का एफपीओ और अदानी समूह के लिए आगे कितनी मुश्किल? ये तमाम खबरें आज मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत एक जीवन बीमा से जुड़ी खबर पर। जीवन बीमा में निवेश को हतोत्साहित करने के लिए सरकार ने बजट में बड़ी घोषणा की। जीवन बीमा अगर 5 लाख रुपए का होगा, उसका प्रीमियम पूरे साल का अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा का होगा, तो मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि पर सरकार टैक्स वसूलेगी। हालांकि ये शर्त उन जीवन बीमा पॉलिसी पर लागू होगी जो 1 अप्रैल या उसके बाद से खरीदी जाएंगी। पहले से चली आ रही पॉलिसी पर कुछ नहीं होगा, कोई शर्त लागू नहीं होगी, क्लेम की शर्तों में भी कोई बदलाव नहीं होगा। सर, बड़ा सवाल ये, सरकार ऐसा क्यों कर रही है और इसका असर क्या होगा? शो पहली बार हम इस तरीके की सुर्खी सुन रहे हैं कि जिसमें सरकार जीवन बीमा को हतोत्साहित करना चाहती है, प्रोत्साहित नहीं करना चाहती। और यहाँ से जिस पर कल हमने अपने कार्यक्रम में चर्चा की थी कि सरकार की दुविधा ये है कि वो बचतों को बढ़ाए या बचतों पर टैक्स लगाए, और उस दुविधा में पलड़ा बचतों पर टैक्स लगाने की तरफ झुका है। जो कल फैसला आया है, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में की, और उसका डेविल्स इन डिटेल वाली थ्योरी के आधार पर विस्तार से जो जानकारी वित्त विधेयक में मिली, उसके हिसाब से जो नॉन यूलिप प्रोडक्ट हैं, यानी जो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान नहीं, उनके अलावा जितने तरीके के भी आप प्लान खरीदते हैं, अगर आप साल में 5 लाख रुपए से ज़्यादा प्रीमियम देते हैं तो उनकी मैच्योरिटी की जो राशि मिलेगी उस राशि पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। और इसके साथ भारत में पहली बार बीमा से मिलने वाली रकम पर टैक्स लगाया जा रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है। इसकी 2 बड़ी वजहें हो सकती हैं जो हमें सामने दिखाई देती हैं। पहली बड़ी वजह यह है कि सरकार शायद ये चाहती है कि बीमा के जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं टर्म इंश्योरेंस के अलावा, जिन्हें लोग आमतौर पर निवेश के तरह से भी इस्तेमाल करते हैं, और उनका इस्तेमाल केवल बीमा सुरक्षा लेने के लिए ही नहीं किया जाता, उन्हें हतोत्साहित किया जाए, खासतौर से उन लोगों के लिए जो इनका इस्तेमाल निवेश के तौर पर कर रहे हैं और जो बड़ा प्रीमियम पे करते हैं, 5 लाख रुपए से ज़्यादा का प्रीमियम पे करते हैं। यानी भारत में जो मध्यम और उच्च मध्यम आय वर्ग के लोग बीमा का इस्तेमाल बचत के लिए कर रहे हैं,
सुरक्षा के लिए नहीं कर रहे, निवेश के लिए कर रहे, उन पर टैक्स लगाया जाए। ये बड़ा फैसला है और ये फिर एक बहुत बड़ा शिफ्ट है बीमा को लेकर सरकार के नज़रिए में, टैक्सेशन के नज़रिए में। दूसरी और महत्वपूर्ण बात इससे संकेत मिलते हैं कि सरकार ये भी चाहती है कि टर्म इंश्योरेंस जैसे जो प्योर सिक्योरिटी प्लान है उनको बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि उनमें आप निवेश करें, उनमें आपको कुछ वापसी नहीं मिलती, केवल आपको सुरक्षा का कवर मिलता है, उनमें आप निवेश करें। लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि कल बाजार में जो खून खच्चर मचा था अडानी के कारण, उसमें भारत के इंश्योरेंस कंपनियों के स्टॉक्स भी शामिल हो गए। सारी इंश्योरेंस कंपनियों को ज़बरदस्त चोट लगी, चाहे आप LIC को ले लें या आप HDFC को ले लें, SBI लाइफ को ले लें, ICICI को ले लें। अब दुविधा यह है, हो सकता है सरकार के पास वित्त विधेयक से पहले ये अपील भी पहुंचे इंश्योरेंस इंडस्ट्री की तरफ से कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री को तो एक किस्म से हाथ से तोते उड़ गए इस खबर को, इस घोषणा को सुनने के बाद, क्योंकि उनकी कंपनियों के मुनाफे में इन ऐसी पॉलिसीज का हिस्सा बहुत बड़ा है। और शुभम, सबसे ज्यादा नुकसान इसमें LIC को होने का खतरा है, क्योंकि LIC ऐसे उत्पाद, बहुत सारे उत्पाद बेचती है जो बीमा में निवेश को या बीमा को इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की तरह पेश करते हैं। उनके एजेंट अधिकांश समय में ऐसा निवेश करते हैं। अब यहाँ से एक बड़ा शिफ्ट आएगा, क्या इससे LIC के प्रोडक्ट्स की मांग घटेगी? क्या भारत में केवल टर्म इंश्योरेंस ही बेचना, खरीदना बेहतर माना जाएगा? और टैक्सेशन चूंकि आपकी इनकम के आधार पर होगा, तो अगर आप ज़्यादा इनकम के आय ग्रुप में आते हैं तो ये जो वापसी आपको होगी आपकी इनकम में जुड़कर आपका टैक्स का बोझ और ज़्यादा बढ़ाएगी। पर ये बड़ा शिफ्ट है बीमा को लेकर, जो हमें इस बजट में दिखाई दिया। और इस बजट के साथ फिर वही सरकार की दुविधा सामने आई कि बचतों और बीमा को बढ़ाया जाए या उन पर टैक्स लगाया जाए। अगली खबर विनिवेश से जुड़ी। विनिवेश के मोर्चे पर पिछले 2-3 साल से असफल होती सरकार ने वित्त वर्ष 23-24 के लिए विनिवेश के लक्ष्य को घटा दिया। 23-24 के लिए पेश हुए बजट में 51,000 करोड़ रुपए के विनिवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2022-23 के लिए भी सरकार ने विनिवेश के लक्ष्य को घटाकर 65,000 करोड़ रुपए कर दिया, लेकिन अभी तक सिर्फ 31,000 करोड़ रुपए के आसपास का ही विनिवेश हो पाया है। यानी अभी 48% लक्ष्य पूरा हो पाया है। साल खत्म होने में 2 महीने बचे हैं और हमें जितनी रास्ता पार करनी थी, आधी रास्ता भी अभी हम पार नहीं कर पाए हैं। सर, मान लिया जाए कि निजीकरण के मोर्चे पे सरकार ने एक कदम पीछे हटा लिया। बजट के दस्तावेज को अगर आप पढ़ें और बजट के आंकड़ों को पढ़ें तो इस बार दिलचस्प रूप से एक नई चीज़ दिखाई दी जब हम बजट के आंकड़े को कल रात में पढ़ रहे थे। आमतौर पर सरकार अभी तक बजट के जो आंकड़े देती थी उसमें डिसइन्वेस्टमेंट की या सरकारी उपक्रमों की बिक्री से मिलने वाले राजस्व को, जिसे बजटीय भाषा में नॉन टैक्स रेवेन्यू कहा जाता है, गैर टैक्स राजस्व कहा जाता है, उसे अलग से दिखाया जाता था, उसे एक अलग से हेड में दिखाया जाता था रिसीट के बजट में। लेकिन 2023-24 के बजट डॉक्यूमेंट में इसे मिसलेनियस कैपिटल रिसीट्स में डाल दिया गया है। यानी अब सरकार इस स्थिति में भी नहीं है कि वो निजीकरण से मिलने वाली राशि को अलग से बजट में घोषित करके बता भी सके। उसे मिसलेनियस कैपिटल रिसीट में दिखाया गया है। 60,000 करोड़ के आसपास का लक्ष्य रखा गया है, जो कि 65,000 करोड़ से वाले लक्ष्य से, पिछले साल के लक्ष्य से, 2022-23 के लक्ष्य से कम है। और शुभमन को बताया कि अभी तक दीपम की साइट ये बताती है कि 31,000 करोड़ रुपए के आसपास की केवल बिक्री होकर पैसा निकाला जा सका है। लेकिन हाँ, सरकार अगले वित्त वर्ष में शिपिंग कॉरपोरेशन, NDMC स्टील, BEML, HL लाइफ केयर, कंटेनर कॉरपोरेशन, वाइजाग स्टील और IDBI बैंक, जिसके लिए ग्राहक की तलाश पिछले पूरे साल से चल रही, इनका विनिवेश करने की कोशिश करेगी, ऐसा बताया जा रहा है। पर शुभम का सवाल है कि पूरा पिछला साल, और आप देखिए कैसे बजटों की बड़ी घोषणाएं शुभम 24 महीने बाद, 12 महीने बाद सर केवल खड़ी हो जाती हैं। ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। 2 साल पहले सरकार के बजट का सबसे बड़ा रिफॉर्म, सबसे बड़ी सुर्खी थी बिग टिकट प्राइवेटाइजेशन, भारत के इतिहास की सबसे बड़ी एसेट सेल, सरकारी कंपनियों की सबसे बड़ी बिक्री। लेकिन हम साल भर बाद जब इसे देखते हैं तो सरकार ने उसके आंकड़े को बताने की भी हिम्मत नहीं जुटाई, बल्कि उसके आंकड़े को भी बजट के आंकड़ों के बीच में कहीं छुपा दिया गया। और पूरा निजीकरण और सरकारी संपत्तियों की बिक्री से जो राजस्व जुटाने की पूरी मुहिम थी वो पूरी तरह असफल रही, और उसका असर ही हमें बजट के खातों पर, बजट के आंकड़ों पर भी दिखाई दिया है। बजट में खर्च में कटौती पर या बहुत ज़्यादा निवेश में और खर्च में बढ़ोतरी न होने की वजह विनिवेश के कार्यक्रम से जो मिलने वाली राशि थी, 1,00,000-1.5 लाख करोड़ रुपए की उम्मीद वाली राशि थी, वो नहीं आना दिखाई देता है। गुजरात के गांधीनगर में स्थित इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर यानी गिफ्ट सिटी में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पी नोट्स के जरिए निवेश को अनुमति दे दी। बुधवार को पेश हुए बजट में यह अनुमति दी गई। अब गिफ्ट सिटी में पी नोट्स के रास्ते भी निवेश आ सकेगा। यह निवेश सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के दायरे में आएगा। पी नोट्स के जरिए गिफ्ट सिटी में विदेशी निवेश को बढ़ावा मिल सकता है। सरकार ने इसीलिए यह फैसला लिया है। सर, क्या मायने हैं इस फैसले के?
ये मुझे लगता है बजट की दृष्टि से शेयर बाजार को अगर आप करीब से देखें तो ये बेहद उलझी हुई और तमाम तरीके के सवाल पैदा करने वाली खबर है। और जैसे ही ये अडानी समूह का तूफान खत्म होगा, लोग इस पर सवाल पूछना शुरू करेंगे। पहले हम समझ लें कि पी नोट्स की वापसी क्यों की गई। इनको ऑफशोर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स कहा गया है। सरकार का ये मानना है कि गुजरात की गिफ्ट सिटी में गुजरात में जो गिफ्ट सिटी बनी है, उसमें जो विदेशी निवेशक या उनमें जो काम करने वाली संस्थाएं हैं, वो पी नोट्स इशू कर सकेंगी। कोशिश इसलिए की जा रही है कि भारत के शेयर बाजार से भी हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो बड़े पैमाने पर बाजार से विदेशी निवेश बाहर निकला है और पी नोट्स के जरिए सरकार ये उम्मीद कर रही है कि करीब 2022 में $20 बिलियन निकले थे, तो उम्मीद की जा रही है कि पी नोट्स एक मुश्त बड़ा विदेशी निवेश लाने का रास्ता बन सकते हैं। पर यहाँ एक बड़ा कैच ये है कि पी नोट्स भारत के शेयर बाजार में निवेश की दृष्टि से सबसे विवादित उपकरण भी रहे हैं और इनकी पारदर्शिता पर गहरे सवाल उठते रहे हैं। लेकिन सरकार ने उन सवालों की छाया से बाहर निकलते हुए गिफ्ट सिटी से जारी होने वाले पी नोट को इजाज़त दी है। और इस इजाज़त का मतलब क्यों है? क्योंकि इससे निवेश आने की संभावना इसलिए है क्योंकि इनको डबल टैक्स ट्रीटी से एग्जम्पशंस मिलता है। पी नोट को, जो एक देश और दूसरे देश के बीच में दोहरा टैक्स कराधान टैक्स की संधि होती है, उनसे एग्जम्पशन मिलता है। और गिफ्ट सिटी से जारी होने वाले पी नोट पर टैक्स वर्चुअली 0 होगा, क्योंकि इस पर लॉन्ग और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भी नहीं लगाया जाएगा। और पी नोट्स में सर ये भी बोलते हैं कि निवेशक का नाम डिक्लेयर नहीं होता है, उसे बहुत तरीके के रजिस्ट्रेशन नहीं देने होते हैं, इसीलिए इस कैपिटल को हॉट कैपिटल भी मानते हैं कि ये पूंजी आती है और बहुत जल्दी चली भी जाती है। ये खतरा पी नोट्स के साथ रहा है। अगर आप ध्यान दें तो 2004 से 2018 के बीच 14 साल तक भारत में पी नोट से निवेश होता रहा था और उसके बाद सेबी ने पी नोट के जैसे इंस्ट्रूमेंट्स पर प्रतिबंध लगा दिया था, उन्हें सीमित कर दिया था और उस दौरान तक 4 लाख करोड़ के आसपास का निवेश था। जो बात यही सबसे बड़ा सवाल है कि पी नोट एक पारदर्शी निवेश की व्यवस्था नहीं है, इसकी पारदर्शिता पर गहरे सवाल उठते रहे, लेकिन सरकार इसे पी नोट्स को वापस लेकर आई है। अब धीमे धीमे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दूसरे रास्तों से आने लगा है। पी नोट में जो पारदर्शिता का मुद्दा शुभम आता है, वो सबसे ज़्यादा इसलिए आता है क्योंकि पी नोट्स को जो बैंक्स इशू करते हैं, सेबी उनके बारे में तो जानता है, पर वो पी नोट्स किसके बिहाफ पर इशू किए गए हैं, किसके लिए इशू किए गए हैं, इसके बारे में सेबी को कोई जानकारी नहीं होती। और इस बात की जांच उस दौरान 2017-18 में जब पड़ताल हुई थी, अगर आप याद होगा, पी नोट्स को लेकर तमाम चर्चाएं होती थी, जांच होती थी, पड़ताल होती थी। उस समय ये पता चला था कि पी नोट्स के जरिए टैक्स हेवेंस से भारत में पैसे का निवेश हो रहा है। इसका इतिहास, जांच का इतिहास बना हुआ है और इसलिए इन उपकरणों को पारदर्शिता के लिहाज से घातक मानते हुए बंद कर दिया गया था। लेकिन अब बजट ने इनको वापस बुलाने की, इन्हें वापस खोलने की तैयारी की है। देखना होगा कि सेबी इनकी पारदर्शिता को लेकर कौन से नए नियम बनाती है। खुले बाजार में सरकार का गेहूं हाथों हाथ बिक रहा है। नीलामी के पहले ही दिन बुधवार को 8.9 लाख टन गेहूं ओपन मार्केट में बिक गया। खुले बाजार में बिक्री के लिए सरकार ने पहली नीलामी के लिए 22 लाख टन गेहूं रखा है। कुल 25 लाख टन गेहूं की नीलामी होनी है। सरकार गेहूं की बिक्री बढ़ाने का असर हुआ सरकार की तरफ से, वो ये कि कीमतों में गिरावट देगी। गुरुवार को दिल्ली में भाव करीब 100 रुपये टूट गया। बुधवार को दिल्ली में गेहूं का भाव 2937 रुपये के ऊपर था, जो गुरुवार को घटकर 2838 रुपये पर आ गया। सर, गेहूं की महंगाई पे कुछ राहत मिलेगी? थोड़ी सी राहत मिली है। गेहूं की कीमतों में तेज गिरावट भी बाजार में दिखाई दी है और लेकिन यहाँ पर सरकार की एक दुविधा दिखती है शुभम, कि अभी भी बाजार में गेहूं की कीमतें एमएसपी से काफ़ी ऊपर हैं और अब समर्थन मूल्य के आधार पर सरकारी खरीद शुरू होने में लगभग 1 महीने का वक्त बचा है और उसके बाद सरकारी खरीद शुरू होगी। तब हमें जाकर गेहूं के बाजार में मांग और आपूर्ति की वास्तविक स्थिति दिखाई देगी। सरकार ने एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया है, एक सुविचारित जोखिम लिया है अपने अनाज भंडार को कम करते हुए बाजार में कीमतें तोड़ने का। उम्मीदें की जा रही है कि बाजार में कीमतें गिरी तो सरकार का अनाज भंडार सरकारी खरीद से भर सकेगा। लेकिन अगर पिछले साल की तरह शुभम सरकार को पर्याप्त गेहूं की खरीद करने में सफलता नहीं मिली, बफर स्टॉक बनाने में सफलता नहीं मिली, तो गेहूं की महंगाई इस साल स्थायी हो सकती है। चलिए, अब अगली खबर अमेरिका से। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने बुधवार को एक बार फिर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। हालांकि बैंक की तरफ से इस तरह के संकेत भी दिया गया कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी के लिए निकट भविष्य में रोक लग सकती है। फिलहाल फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों के अनुमान के मुताबिक 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की। मार्च 2022 से अब तक 8 बार ब्याज दरें बढ़ चुकी हैं। अमेरिका में ब्याज दरें अब नीतिगत दरें अब 4.5 से 4.75% के बीच हैं। सर, क्या ये आखिरी बढ़ोतरी है, माना जाए?
कहना मुश्किल है, क्योंकि जेरोम पावेल का जो कल का बयान आया था उसके दो तरीके के अर्थ बाजार में निकाले गए। पहला अर्थ निकाला गया, जैसा शुभम ने आपको बताया कि बहुत सारे लोग ये मान रहे थे कि ये बाजार अमेरिका में ब्याज दरों में आखिरी बढ़ोतरी है, लेकिन अभी अमेरिका में महंगाई की दर काफ़ी ऊंची है और जेरोम पावेल ने यह भी कहा कि महंगाई के खिलाफ हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। उस लड़ाई को जारी रखने की घोषणा उन्होंने ज़रूर की, पर 50 बेसिस पॉइंट से 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होना, यानी पिछली बढ़ोतरी से आधी बढ़ोतरी होना, बाजार जो कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी को कम होने के हर संकेत को समझने की और पकड़ने की और उसे बड़ा करने की कोशिश में लगा रहता है, उसके लिए राहत की बात थी। लेकिन एक बात जेरोम पावेल ने बहुत खुलकर कही कल, और वो खुलकर ये कहा कि इसकी उम्मीद छोड़ दी जाए कि 2023 के साल में ब्याज दरें कम होंगी। ब्याज दरें अगर बढ़ेंगी नहीं तो अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की कोई गुंजाइश संभावना नहीं दिखाई देती। तो यानी अगर आप एक साल के पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें तो जेरोम पावेल को ये लग रहा है कि महंगाई पर, खुदरा महंगाई पर नियंत्रण की कोशिशें काम तो कर रही हैं, लेकिन वो इतनी तेज़ी से काम नहीं कर रही हैं जिसकी संभावना दिखाई दे रही है। इसलिए लंबा समय लगेगा, ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा रखना होगा और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मांग में या गिराव में या मंदी की संभावनाएं भी थोड़ी सी कम हैं। तो इसलिए अब दुविधा यह है कि अगर अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं भी करता है तो फिलहाल वो अगले 12 महीने तक इसमें कटौती तो करने वाला नहीं है, लेकिन इसका असर हमें डॉलर इंडेक्स पर दिखाई दिया। डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे चला गया, डॉलर की कमजोरी हुई, बाकी दुनिया की अन्य मुद्राओं में डॉलर की तुलना में मजबूती दिखाई दी। अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बावजूद विदेशी बाजार में अमेरिकी करेंसी डॉलर में नरमी देखी जा रही है। डॉलर इंडेक्स घटकर 100 तक आ गया है। डॉलर इंडेक्स में आई गिरावट की वजह से गोल्ड, सिल्वर की कीमतों में उछाल देखा गया। विदेशी बाजार में सोने की कीमतें 11 महीने के ऊपरी स्तर $1972 प्रति औंस के तक पहुंच गई। घरेलू बाजार में कल ही हमने आपको असर बताया था, अब भाव 58,860 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गए हैं। चांदी की बात करें तो विदेशी बाजार में भाव $24 के ऊपर है और घरेलू बाजार में भी 71,000 रुपये प्रति किलो का भाव चल रहा है। कच्चे तेल का बाजार कुछ दूसरी दिशा में चल रहा है, वहां भाव अभी $83 के करीब है। सर, कच्चा तेल अगर आप देखें तो एक छोटी अवधि में, अगर आप देखें पिछले 1-1.5-2 महीने की बात करें, एक दायरे में फंस गया है। तमाम पॉजिटिव खबरें, चाइना से रीओपन हो गया, सारी खबरें आई, बट 90 के ऊपर जा नहीं पाया। अब फिर एक बार गिरावट है। कच्चे तेल की मांग को लेकर संकेत अभी बेहतर नहीं दिख रहे हैं। जो मांग की संभावनाएं पिछले साल सितंबर अक्टूबर में जाहिर की गई थी, लगभग वैसी ही संभावनाएं मांग की अभी भी दिखाई दे रही। इसलिए कच्चे तेल को लेकर 2 बड़े घटनाक्रम हुए पिछले 2 दिन के भीतर, और उन दोनों का असर हमें तेल की कीमतों में किसी बढ़ोतरी के तौर पर नजर नहीं आया। पहला घटनाक्रम ओपेक की मीटिंग थी, जो ओपेक की ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल कमेटी है उसकी मीटिंग थी, और उस मीटिंग में बुधवार को उस बैठक में किसी भी तरह से उत्पादन में कटौती करने की या बढ़ोतरी करने की कोई भी किसी भी प्रस्ताव पर बात नहीं हुई। यानी ओपेक अभी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में जो उठापटक चल रही है उसे देखना चाहता है, और चूंकि कीमतें $80 से ऊपर बनी हुई हैं तो ओपेक के मुनाफों की दृष्टि से वो अभी इस तरह इतना है, जहां ओपेक अगर बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ा भी देता है या उत्पादन में कटौती करता है तो फिर मांग टूटने का खतरा बढ़ जाएगा अगर $90 $95 से ऊपर जाएगी। दूसरी जो खबर थी उसने भी ओपेक को शायद इस बात के लिए बाध्य किया होगा और बाजार में कीमतों को कम रखने के लिए बाध्य किया होगा, जो कि US एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट आई कि क्रूड ऑयल की जो इन्वेंट्रीज हैं, यानी अमेरिका में जो क्रूड ऑयल के भंडार हैं वो 4.1 मिलियन बैरल के आसपास हैं, जो कि हाल फिलहाल के समय का मजबूत क्रूड बिल्टअप है। और इस मजबूत क्रूड बिल्टअप के कारण, भंडार होने के कारण भी कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट या दबाव हमें दिखाई दिया। जब अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो कच्चे तेल की कीमतें 82.71 या $82.71 के आसपास ब्रेंट ट्रेड कर रहा है, और WTI करीब 76.35 के आसपास चल रहा है। अब बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ। सबसे बड़ी खबर कल रात दरअसल बजट की चर्चाओं के बीच आई। जब पूरे देश में चैनलों पर प्राइम टाइम बहस थी बजट, तब ये पता चला कि अदानी समूह ने अपने 20,000 करोड़ रुपए के FPO को वापस ले लिया। FPO पूरी तरह से सब्सक्राइब हो चुका था, उसके बाद भी वापस ले लिया गया। पूरी तरह सब्सक्राइब होने का मतलब ये था कि अदानी समूह को जो पैसा चाहिए था वो उनको मिल जाता। बाजार में भाव किसी भाव होता, लेकिन क्योंकि बोली आ चुकी थी तो वो पैसा जमा हो चुका था, अदानी समूह को ये पैसा मिल जाता। लेकिन अदानी समूह ने यह तय किया कि वो ये पैसा नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, इससे जुड़ा एक बयान सुबह अदानी समूह के प्रमुख गौतम अदानी की ओर से जारी किया गया। उन्होंने कहा कि हम जिम्मेदार कंपनी हैं, हम ये फैसला कंपनी ने निवेशकों के हितों के रक्षा के लिए लिया है। अब सवाल ये कि क्या वाकई ये फैसला निवेशकों के लिए लिया गया, निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए लिया गया, या इसके पीछे की कहानी कुछ और थी।
आज की सबसे बड़ी खबर पर चर्चा यहीं से शुरू करते हैं। सर, एफपीओ वापस लेने के पीछे क्या वजह हो सकती है? एफपीओ की वापसी बेहद चौंकाने वाला और आश्चर्यजनक घटनाक्रम था, पर इसकी भूमिका बनी कल शाम को बाजार की गिरावट से। लेकिन इससे पहले कि हम इसके परते खोलें और समझने की कोशिश करें कि अडानी समूह के एफपीओ वापस लेने की नीति और रणनीति के पीछे कौन कौन सी चीज़ें थी और इनका क्या असर बाजार पर आने वाले समय में पड़ेगा। शुभम ने आपको अडानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक की कीमत बताई थी, जो घटकर अब 1500 साढ़े 1500 के आसपास आ गया है। आज 2 फरवरी के दिन अडानी एंटरप्राइजेस का जो फ्लैगशिप कंपनी है, जो एफपीओ जिसके आधार पर एफपीओ के प्राइस तय किए गए थे, उसमें 27% की गिरावट है। अडानी ग्रीन, अडानी गैस, अडानी ट्रांस लोअर सर्किट पे फंसे हुए हैं 10% की गिरावट के साथ। अडानी पोर्ट 7% नीचे है, अडानी पावर 5% नीचे है, अडानी विल्मर 5% नीचे है, एनडीटीवी 5% नीचे, एसीसी और अंबुजा में थोड़ा सा हरा रंग है, थोड़ी सी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। एफपीओ को वापस लेने की वजह बनी कल क्रेडिट सुई की रिपोर्ट, जिस पर हमने मनी सेंट्रल में बात की थी। क्रेडिट सुई ने अडानी समूह के बॉन्ड्स की रेटिंग को या अडानी समूह के बॉन्ड्स को मॉर्टगेज के लिए जमानत के तौर पर स्वीकार करने से इनकार कर दिया, यानी कि उनके मूल्य पर भरोसा खो दिया। ये किसी भी दुनिया के बड़े उद्योग समूह के लिए साख को सबसे बड़ा झटका था और इसके बाद बाजार से बजट का पूरा जादू उतर गया और तेज गिरावट आई। और इस गिरावट के बाद अडानी समूह पर 2 तरीके के दबाव थे। हालांकि अडानी समूह ने कहा कि वो निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए ऐसा करने वाले हैं। अगर आप इस तथ्य को थोड़ा दूसरी तरह से देखने की कोशिश करें तो अडानी समूह ने एफपीओ की शुरुआत की थी, जब तैयारी शुरू की थी और घोषणा की थी, उसके बाद भी अडानी का स्टॉक लगातार गिर रहा था। लेकिन फिर भी ना तो कंपनी ने कोई डिस्काउंट ऑफर किया था अपने शेयर पर और ना ही एफपीओ को आगे बढ़ाने की घोषणा की थी, और उसे विश्वास था कि कंपनी सब्सक्रिप्शन ले लेगी और कंपनी सब्सक्रिप्शन ले आई। लेकिन इसके बाद 2 महत्वपूर्ण वजहें दिखती हैं शुभम। एक कि जिन संस्थागत निवेशकों ने इसमें निवेश किया था, शायद उनकी तरफ से दबाव रहा होगा कि यदि आज की स्थिति में स्टॉक की कीमत इतनी तेजी से गिरी है तो उनके निवेश का आने वाले समय में क्या होगा। और एक ही दिन के अंदर बाजार में गिरने की वजह से अडानी समूह को इस एफपीओ को रद्द करना पड़ा और इसका पैसा वापस करने की घोषणा करनी पड़ी। दूसरी चीज़ और कि बाजार में चर्चा थी कि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, यानी अमीर लोग हैं जिनकी वेल्थ है और जिन्होंने इसमें पैसा लगाया है, उनकी साख पर भी इस स्टॉक मार्केट अब अडानी समूह के शेयरों में गिरावट का असर पड़ेगा, जिनके नाम चर्चा में आ रहे थे, जो भारत और विश्व के बड़े औद्योगिक घराने हैं जिन्होंने अपनी वेल्थ इसमें लगाई थी। और इन 2 वजहों से पूरी की पूरी कहानी ही बदल गई अडानी समूह की कल शाम को शेयर बाजार में ज़बरदस्त गिरावट के बाद। और इसलिए आपको याद होगा कि हमने उसका संकेत दिया था और मनी सेंट्रल में बताया था कि गहरे संकट में फंस गए हैं अडानी। और उस संकट के पहले संकेत एक सब्सक्राइब्ड फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को वापस लेने के तौर पर सामने आए। पर यह समाधान नहीं था, यहाँ से समस्याओं की दरअसल एक नई कड़ी शुरू होती है। उन परतों को हम आज खोलने की कोशिश करेंगे। सर, क्रेडिट स्विस के बाद अब सिटी ग्रुप ने भी अडानी ग्रुप के बॉन्ड को लेने से मना कर दिया है। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में साख पर ही कितना बड़ा खतरा और है? जैसा हमने कल चर्चा में कहा था शुभम कि अगर क्रेडिट सुई जैसा दुनिया का कोई भी एक बैंक अगर किसी कंपनी के बॉन्ड्स को लेने से मना कर देता है तो दूसरे बैंक उस रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि बैंकों के बीच में आपस का लेन देन इसी आधार पर होता है। और आज ये भी खबर आई कि सिटी ग्रुप का जो वेल्थ डिवीजन था, जो उसका वेल्थ आर्म था, उसने भी मना कर दिया कि वो अडानी समूह के बॉन्ड्स को मॉर्गेज के तौर पर नहीं लेगा। तो इस तरह से दुनिया के जो बैंकिंग बाजार और बॉन्ड बाजार था, बॉन्ड बाजार में अडानी की सक्रियता काफ़ी ज़्यादा है। बॉन्ड बाजार में अडानी समूह की साख को लेकर एक स्पष्ट सा संकेत है, स्पष्ट सी घोषणा हो गई कि कंपनी की साख कमजोर है और कंपनी के बॉन्ड्स को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद अब अडानी के जो डॉलर बॉन्ड्स थे उनकी कीमतों में हमें तेज दबाव दिखाई दिया। आंकड़े बता रहे हैं बाजार के अडानी ग्रीन एनर्जी का जो बॉन्ड 2024 में मैच्योर हो रहा था, उसकी यील्ड 7.3% से स्पाइक होकर 24% पर पहुंच गई बाजार में, यानी बॉन्ड में भरोसा डगमगा गया। ये जो हाइडेनबर्ग के रिसर्च की रिपोर्ट के बाद से इसमें बढ़ोतरी शुरू हो गई थी और अडानी समूह के कई सारे ब्रांड हैं, ग्रीन और पोर्ट सबके। इस बॉन्ड बाजार ने शेयर बाजार की तुलना में बॉन्ड बाजार जब किसी की रेटिंग बिगाड़ता है या हिलाता है तो उसका बहुत गहरा असर पड़ता है, और वही कल हमने देखा है। अब यहाँ से आगे अडानी समूह के बहुत सारे बॉन्ड 2024 से 2029 तक की मेच्योरिटी के बाजार में मौजूद हैं, डॉलर बॉन्ड्स मौजूद हैं, और उन पर आने वाले समय में निगाह होगी कि अगले 24 घंटे 48 घंटे में निवेशकों का रुख इन बॉन्ड्स पर क्या बनता है, क्योंकि दुनिया के 2 बड़े बैंक अडानी समूह के बॉन्ड्स को लगभग डिस्क्रेडिट कर रहे हैं या उन्हें मॉर्गेज के तौर पर स्वीकार करने से मना कर रहे हैं। सर, अब भारत लौटते हैं। रिजर्व बैंक ने ऐसी खबरें कि रिजर्व बैंक ने भी बैंकों से एक्सपोजर की डिटेल मांगी है, वो पड़ताल कर रहा है,
क्या ऐसी ये बात सही है? मांगना तो चाहिए, स्वाभाविक रूप से भारत के नियामकों को अब इस पूरे मामले में करीब से उतरकर देखना चाहिए। और रिजर्व बैंक, ये चर्चा थी और एक खबर कई जगह से भी आई कि रिजर्व बैंक ने भारत के बैंकों से पूछा है कि उनका कितना एक्सपोजर है, उन्होंने कितना लोन दे रखा है अडानी समूह को अलग अलग तरह से। बैंकों को लेकर चिंता क्यों है? कल शेयर बाजार में दो बड़ी गिरावटें पैरेलल चल रही थी। एक तरफ अडानी के 10 स्टॉक टूट रहे थे, पत्ते की तरह से गिर रहे थे, दूसरी तरफ भारत के सरकारी बैंकों के स्टॉक गिर रहे थे। पिछले 5 दिन में एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, जितने बड़े बैंक हैं 5 से 6%, 7% टूट चुके हैं। अब यहाँ से ये कंटेजियन शुरू होता है, यहाँ से एक दुष्चक्र सा शुरू होता है। बैंकों का ने अडानी समूह को कर्ज दे रखा है। अडानी समूह जिस कर्ज को उतारने के लिए एफपीओ ला रहा था, उस एफपीओ को रद्द करना पड़ा उसे। भविष्य में अब बैंकों को, भारत के रेगुलेटर को और अपने निवेशकों को तो ये बताना ही पड़ेगा कि वो अडानी समूह में कितना एक्सपोजर रखते हैं और आगे कर्ज देने की स्थिति में होंगे कि नहीं होंगे। और ये ध्यान रखने की बात है कि सारा घटनाक्रम उस समय हो रहा है जब भारतीय बाजार में ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो रही है। और इसलिए शायद आरबीआई ने कुछ बैंकों से पूछा है, अधिकृत रूप से आरबीआई ने तो नहीं कहा है, लेकिन एसबीआई का मानने, कुछ बैंकों ने आरबीआई को अपने एक्सपोजर के बारे में डिटेल्स भी बताई हैं। अगला सवाल सर ये कि एफपीओ रद्द हो गया, आगे संभावनाओं पर अब कितना असर है अडानी समूह की? क्योंकि ये तो समूह ने पहले कह दिया था कि अगर फुली सब्सक्राइब नहीं हुआ तो हम विस्तार योजनाएं रोक देंगे। अब सब्सक्राइब हो गया था लेकिन वापस कर दिया गया, तो बात वही है। अब आगे की संभावनाएं कितनी धूमिल सी दिख रही हैं? जैसा हमने शुरुआत में कहा कि यहाँ से अब उलझन की समस्या शुरू होती। ये एफपीओ लाया जा रहा था 2 वजहों से। इसका एक हिस्सा जाना था अडानी समूह के कर्ज को चुकाने के लिए और उसका एक हिस्सा जाना था अडानी समूह की नई परियोजनाओं पर। जैसा शुभम ने बताया कि समूह की तरफ से कहा गया था कि अगर ये एफपीओ सब्सक्राइब नहीं हुआ तो भविष्य की योजनाओं और निवेश पर असर पड़ेगा। हालांकि गौतम अडानी ने आज अपने बयान में और कल भी अपने बयान में कहा कि कंपनी का कमिटमेंट और उसकी योजनाएं और उसका निवेश जारी रहेगा, लेकिन कर्ज को लेकर चिंता और गहराएगी, क्योंकि जो कर्ज अडानी समूह पर है मौजूद, उसके चुकाने का एक हिस्सा इस एफपीओ से भी जाना था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्यों बाजार में हमने एफपीओ वापस होने के बाद भी इतनी तेज गिरावट देखी। आज भी बाजार में अडानी का स्टॉक इतनी बुरी तरह टूटा, क्योंकि यहाँ से साख के सवाल बेहद गहरे हो जाते हैं। एक सब्सक्राइब्ड इशू की कीमत अगर अगले दिन 30-35% टूट जाए तो सबको, तो कुछ चीज़ें कुछ ज़्यादा ही गहरे ढंग से उलझी हुई हैं और कंपनी में बिगड़ गई हैं। अब चुनौती ये है कि ऐसी स्थिति में जब अडानी के स्टॉक्स की कीमतें 30-30, 35-35% टूटी हुई हैं, तो कौन सा बैंक नए निवेश के लिए आगे आएगा, कौन सा बैंक नए निवेश के लिए कर्ज देगा? ध्यान रखना जरूरी है कि अडानी समूह ने हाल फिलहाल में जितने अधिग्रहण किए हैं, जो बड़ी परियोजनाओं में निवेश किया है, उसमें बैंकों की स्टेक्स बहुत हाई है। बैंकों से ही वो पैसा लेकर ये अधिग्रहण, ये निवेश, ये सारी प्रक्रियाएं की गई हैं। तो ये कहना तो ठीक है, अडानी समूह का आश्वासन तो ठीक था कि उसकी परियोजनाओं पर, निवेश पर असर नहीं पड़ेगा, पर बाजार में इस बात की चर्चा है कि अब इसके बाद बैंक से इन भविष्य के निवेश कार्यक्रमों को फिनांस कराना अडानी समूह के लिए आसान तो नहीं ही होने वाला है मौजूदा परिस्थितियों में, अगर असंभव नहीं है तो। और उस डर का, उस दबाव का असर हमें आज अडानी समूह के स्टॉक्स पर दिखाई दिया। सर, एक चर्चा बाजार में ये भी तैर रही थी कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है एफपीओ को वापस लेना, जो सटोरियों ने शॉर्ट कर रखा था उनको सबक सिखाया जाएगा, वो एक ट्रैप में फंस जाएंगे। ये बात कहाँ तक सही है? चर्चा ये भी थी और ये दिलचस्प आकलन बाजार का था। अभी भी बाजार में ये आकलन तैर रहा है, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग हुई थी अडानी के स्टॉक में और बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट पोजीशन ले रखी थी और ये माना जा रहा था, ये बात कही जा रही थी, कल शाम से भी बात कही जा रही थी कि अडानी अगर अपने एफपीओ को कैंसिल कर देते हैं, रद्द कर देते हैं, तो जिन स्टॉक्स की आपूर्ति बाजार में होनी है वो नहीं होगी और फिर जिन्होंने शॉर्ट सेलिंग कर रखी, यानी जिन्होंने एडवांस में स्टॉक्स बेच रखे हैं, उन्हें मौजूदा स्टॉक्स को खरीद कर अपने डिलीवरीज को देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ आज बाजार में होता दिखा नहीं शुभम। ये अगर मास्टर स्ट्रोक था तो ये मास्टर स्ट्रोक कम से कम आज के कारोबार में तो नजर नहीं आया किसी तरह से। आज के कारोबार में कल से ज़्यादा गहरी गिरावट थी और एक मुश्त गिरावट थी। तो अगर एक कोशिश थी भी तो वो कोशिश बाजार ने उसे उस तरह से स्वीकार नहीं किया, उस तरह से लिया नहीं। उधर हिमाचल प्रदेश में अदानी ग्रुप की सीमेंट कंपनियां अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट के प्लांट को बंद हुए 50 दिन हो गए। सीमेंट की ढुलाई के माल भाड़े को लेकर प्लांट प्रबंधन और ट्रक यूनियन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। दोनों के बीच टकराव दूर करने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सफलता मिल नहीं पाई है। सर,
समूह की तरफ दिक्कतें बहुत तरफ से आ रही हैं। अब ये छोटा बिजनेस जरूर है, लेकिन एक राज्य से जुड़ा है, यहाँ भी मुश्किलें हैं। हाँ, यहाँ भी मुश्किलें हैं और ये हालांकि स्थानीय स्तर पर दिक्कतें हैं, पर एक साथ शुभम जैसा आप कह रहे हैं कि समूह कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। एक आमतौर पर जो कंपनियां, ये बात निवेशकों की दृष्टि से और फंडामेंटल्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि शुभम जो कंपनियां भारी कर्ज में दबी हुई होती हैं, जो जिनके पर जो परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर लेवरेज्ड होती हैं, उनके लिए जब मौसम बदलता है तो बहुत बुरी तरह बहुत सारी चीजें एक साथ गिरना शुरू होती है। और मौसम बदला ब्याज दरें बढ़ने के साथ, भारत में ब्याज दरें बढ़ी, पूरी दुनिया में ब्याज दरें बढ़ी, और एक बार ये मौसम का बदलाव शुरू हुआ और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें खुल एकदम निकलकर सामने आने लगी। तो अब अडानी समूह दोहरी मुश्किल में फंसा हुआ है। एक मुश्किल तो ये है कि एफपीओ रद्द करना पड़ा और स्टॉक बुरी तरह टूटा हुआ है। दूसरी तरफ गंभीर आरोप दुनिया भर में लग रहे हैं अडानी समूह के कामकाज को लेकर और उसकी पारदर्शिता को लेकर, जिस पर अभी भारत के नियामकों ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन कई बड़े नाम अलग अलग मंचों पर ये आरोप लगा रहे हैं कि अडानी समूह के कामकाज की पारदर्शिता के मुद्दे हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ हैं जो बाजार के सेंटीमेंट को बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं। इस घटनाक्रम में भी कई और पेंच भी आने हैं, खुलने हैं। मनी सेंट्रल में हम आपको लगातार अडानी समूह पर हर अपडेट और जानकारी के साथ और कैसे आप इसको समझ सकते हैं, क्या हो रहा है, इसे बताते रहेंगे। चलिए, ये तो हमने बताया कि इतनी गिरावट आ गई, सारे अडानी समूह के शेयर गिर गए। जो 4200 का शेयर हुआ करता था वो अब 1550 का हो गया। लेकिन अडानी समूह के शेयर में क्या करें? क्या आप जानना चाहते हैं अभी भी खरीदें, ना खरीदें, दूर रहें, जो पहले से रखें उनका क्या करें? अगर आपके दिमाग में स्टॉक से जुड़े कोई सवाल हैं, और अडानी नहीं, बाजार में 5000 लिस्टेड कंपनियों से जुड़े अगर कोई भी सवाल है, कोई भी शेयर आपके पास है, तो कल हेलो मनी 9 में जुड़ना मत भूलिएगा। जाने माने बाजार विशेषज्ञ राजेश तांबे कल हमारे साथ होंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो अपना सवाल 9311121874 इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। अगर आप चाहें तो मेल कर सकते हैं money9 query tv9.com पर। आप अपना नाम, अपना सवाल, अपनी उम्र और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखना भीजिए। अगर मेल कर रहे हैं तो मोबाइल नंबर लिखना ना भूलिए, क्योंकि तभी हमारे टीम के लोग आपसे बात कर आपकी बात हमारे एक्सपर्ट से करवा पाएंगे। तो अगर आपका कोई सवाल है तो जुड़ना ना भूलिए। फिलहाल मनी सेंट्रल में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी शाम 7 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।